विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व की कक्षा में ये जानने का प्रयास किया था कि वर्ण होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में बताया कि आप, हम और लगभग हर व्यक्ति ये मानकर चलता है कि वर्ण और जाति व्यवस्था एक है। मैंने प्रयास किया आपको ये समझाने का कि वर्ण और जाति व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है, और उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था जो आपको विश्वास करती हूँ कि याद होगा। और मैं पुनः दोहराना चाहती हूँ कि आप हमेशा ये याद रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था थी, और खुली व्यवस्था में स्वाभाविक तौर पर परिवर्तन संभव रहा है। हाँ, वर्ण व्यवस्था का अगर हम समतुल्य उदाहरण देखना चाहें तो आज वर्तमान में जो वर्ग व्यवस्था है, अगर आप वर्ग व्यवस्था को समझेंगे तो आप वर्ण व्यवस्था को, उसकी आधार भूमि समझ जाएंगे कि किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था को आगे पढ़ाने और बताने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बात भी बताना चाहूँगी, जैसा कि मैं हमेशा अपने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को या समाजशास्त्र के उन विद्यार्थियों को जो भारतीय समाज को जानने और समझने की चेष्टा करते हैं, उन्हें बताने का ये प्रयास करती आई हूँ कि हर व्यवस्था, हर अवधारणा समाज विशेष और काल विशेष के साथ जुड़ी होती है। उस काल विशेष में उस व्यवस्था का महत्व होता है। यह कतई आवश्यक नहीं कि वो व्यवस्था उस काल विशेष की समाप्ति के बाद भी वही महत्व रखे। तो यही वस्तुस्थिति या यही अवधारणा वर्ण व्यवस्था के साथ भी हम जोड़कर देख सकते हैं। मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ कि वर्ण व्यवस्था क्या है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जिस सिद्धांत की बात हम करते हैं वो है परंपरागत सिद्धांत। बड़ी दिलचस्प बात है ये कि इस परंपरागत सिद्धांत को दो तत्वों के साथ जोड़कर देखा गया है। कैसे? अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए कि मानव शरीर क्या अपने आप में, अगर उसके एक अंग को विभेद कर दिया जाए, उसके एक अंग को अलग हटा दिया जाए, तो क्या वो संपूर्ण होगा? ना, नहीं हो सकता। और शारीरिक अपंगता के साथ साथ मन में भी इस बात का बहुत उसे खेद रहता है कि उसके शरीर का एक भाग नहीं है। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि उस शारीरिक कष्ट के साथ वो उतनी बेहतर तरीके से, उतने अच्छे तरीके से उन कार्यों को उस निपुणता के साथ संपन्न नहीं कर सकता जितनी निपुणता के साथ वो व्यक्ति कर सकता है या वो मानव कर सकता है जो पूर्णतः शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो और उसके सभी अंग संचालित अवस्था में हो। मैं और बेहतर तरीके से कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। अगर मेरे पास मुख है जिससे हम सभी बोलते हैं, अगर मेरे पास हाथ हैं जिससे हम सभी कार्य करते हैं, अगर मेरे पास जंघाएं हैं जिन्हें हम इंग्लिश में थाइस कहते हैं, आप कल्पना कीजिए अगर मेरे पास मेरे पाँव नहीं होंगे, जंघाएं नहीं होंगी, तो क्या मैं चल पाऊंगी या बैठ पाऊंगी? बहुत मुश्किल होगी। और आखिर में मेरे पैर, जिसके ऊपर मेरा पूरा शरीर खड़ा हुआ है, क्या उसके बगैर मैं एक सामान्य जीवन की कल्पना कर सकती हूँ? कदापि नहीं। बड़ी दिलचस्प बात है विद्यार्थियों ये कि
हमें इसे एक बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि जब ये व्यवस्था बनी तो उसका उद्देश्य किसी मानव को श्रेष्ठ और किसी मानव को हीन सिद्ध करने का तो कदापि नहीं रहा। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य था समाज को एक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने का। आइए समझते हैं कैसे। मैं ये मान के चलती हूँ और मैं ये दावा कदापि भी नहीं करती, ना मैंने कभी किया, ना मैं कर सकती, क्योंकि इसकी मैं अधिकारिणी नहीं हूँ। पर अपने 20-25 साल के अध्ययन, पठन पाठन के अनुभवों को निचोड़ से मैं ये कह सकती हूँ कि समाज हमारे जो मानव शरीर है उसी की भांति है। कैसे? जिस तरीके से हमारा पूरा शरीर है, सबके अलग अलग कार्य हैं। मुंह के बोलने का काम है, हाथ का कार्य करने का काम है, शस्त्र चलाने का कार्य है, और जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि पाँव का, जंघाओं का, बैठने का काम है, चलने का काम है। तो शरीर का हर एक अंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हर अंग का अलग अलग कार्य है। ठीक है। अब जब ये सारा शरीर एक होता है और सारे अंग व्यवस्थित तौर पे काम करते हैं तो मानव स्वयं में संपूर्ण होता है। ठीक है। अब इसी को हम समाज के तौर पर ले लेते हैं। अगर समाज को हम एक मानव अंग के तौर पर देखें और समाज में हर व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार, ये कार्य थोपा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसकी रुचि के अनुसार अगर उसे हम कार्य सौंपे तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से कार्य करेगा और समाज भी सुचारू रूप से चलेगा। ये विश्वास कीजिए और अपने भीतर भी आकलन कीजिए कि जो व्यक्ति पठन पाठन में बेहद रुचि रखता है वो आवश्यक नहीं कि वो शस्त्र चलाने में रुचि रखता हो, और जो व्यक्ति शस्त्र चलाने में रुचि रखता हो ये कदापि आवश्यक नहीं कि उतनी ही रुचि उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में हो, व्यापार को करने में हो। तो सारी बातों का लबोलबाब ये है कि समाज में हर व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों को लेकर आता है और इन्हीं विशिष्ट गुणों को जोड़कर देखना और उनसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना, उनके भीतर निपुणता को पैदा करना, यही वर्ण व्यवस्था का एक सार रहा। अब अगली कक्षा में हम जानेंगे कि वो कौन सा परंपरागत सिद्धांत था और उसने किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया। धन्यवाद।